नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे जो केंद्रीय बजट है 2021-22 इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो केंद्रीय बजट 2021-22 है, कौन केंद्रीय बजट 2021-22। देखिए, बजट है, बजट पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री पेश करेंगी और वित्त मंत्री जो है इस समय निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। 2021-22 के लिए इन्होंने जो बजट पेश किया है, वो बजट पेश किया है 34.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है? बजट पेश किया है। ठीक है, इनके द्वारा बजट पेश किया गया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है कुल बजट खर्च जो है 34.8 लाख करोड़ रुपए में से 5.5 लाख करोड़ रुपए नए संपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। इसके बारे में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, ये बात किया जा रहा है कि जो बजट पेश किए हैं निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया गया। अब देखिए, बजट जो विजन रखा गया है, ये विजन क्या रखा गया है? तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजन जो रखा गया है, वो रखा गया है आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा गया है। और जब आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा गया है, तो इसको 6 पिलर्स में 6 पिलर्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो पिलर्स है वो कह रहा है कि हमें स्वास्थ्य और खुशहाली पे फोकस करना है, क्योंकि अभी कोरोना आया था। कोरोना की वजह से बहुत से लोग क्या हुए? प्रभावित हुए हैं। तो हमें स्वास्थ्य को देखना है और साथ ही साथ क्या देखना है? खुशहाली देखना है। और फिर कहा जा रहा है कि जो सेकंड है, सेकंड कहा जा रहा है कि भौतिक और वित्तीय पूंजी व अवसंरचना। हमें क्या करना है कि जो भौतिक चीजें हैं, वित्तीय पूंजी है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको क्या करना है? हमें बिल्डअप करना है। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से इन पर भी क्या पड़ा है? इफेक्ट पड़ा है। अब ये बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेंट इंडिया। ठीक है, एक समावेशी विकास की बात की जा रही है आकांक्षी भारत में। ठीक है, छठा जो तीसरा पिलर है। आगे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं चौथे पिलर के बारे में कि देखिए, पिलर एक बार जानना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में दे देगा कि छठा इसमें से कौन सा पिलर जो 6 पिलर्स में बात की गई उसमें शामिल नहीं है। चौथा जो पिलर है वो है मानव सॉरी चौथा जो पिलर है, मानव पूंजी को पुनर्ऊर्जावान बनाना। ठीक है, यानी जो मानव लोग हैं, मानव हैं, उनको क्या करना है? हमें ऊर्जावान बनाना है, पुनः ऊर्जावान बनाना है। ये हमने क्या किया है? इसमें अपने बजट में पिलर्स में डाले हैं। इनोवेशन एंड R&D। ठीक है, इसमें कहा गया है इनोवेशन, नवाचार, और साथ ही साथ अनुसंधान और विकास की बात की गई है। कहा गया है कि न्यूनतम सरकार हो और अधिकतम शासन हो। ये मोदी जी जब गवर्नमेंट 2014 में आई थी, तभी से उनका क्या था? न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन की बात की जा रही थी। ये 6 पिलर्स हैं। 6 पिलर्स एक बार और देख लेते हैं क्या है। स्वास्थ्य और खुशहाली पहला पिलर है। दूसरा पिलर जो है भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना। तीसरा पिलर है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो चौथा पिलर्स है मानव पूंजी को पुनर्ऊर्जावान बनाना। नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास पांचवा। न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। ये क्या किया गया? 6 पिलर्स डाले गए हम। अब देखिए, इन्होंने बात किया है कि जो हम स्वास्थ्य को अपनाते हुए 3 क्षेत्रों पे इन्होंने बात किया है। क्या? निवारक, उपचारात्मक, ठीक है, कल्याण। निवारक का मतलब होता है कि जो प्रिवेंटिव होता है, कि हमें रोग से आने से पहले ही उसे क्या करना चाहिए? रोग आ रहा है उससे पहले ही हम अपने आप को सजग कर लें, ये निवारक हो गया। रोग हुआ, उपचार कर ले, उपचार के बाद उनका कल्याण हो। यही बातें क्या की गई है इसमें, बजट में बात की गई है। स्वास्थ्य के प्रति 3 बातें अपनाई गई है, 3 क्षेत्रों को अपनाया गया है। कौन सा? निवारक, उपचारात्मक और कल्याण। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो इस बजट पेश किया गया, बजट पेश में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए क्या किया है? कितना बजट दिया गया है? 35,000 करोड़ रुपए। कितना? 35,000 करोड़ रुपए। देखिए, कोरोना के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए अलग बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य के लिए अलग बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बजट पेश किया गया है 2.23 लाख करोड़ रुपए। कितना? 2.23 लाख करोड़। और ये जो बजट है, ये 2020-21 की बजट की तुलना में जो है, ये 137% अधिक है। देखिए, कोविड-19 के लिए जो बजट पेश किया गया वो अलग बजट पेश किया गया है, 35,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बजट पेश किया गया है वो है 2.23 लाख करोड़ रुपए। उसी के साथ साथ ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट पेश किया गया है,
ये 137% क्या है, अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें की जा रही हैं, बातें क्या की जा रही है, देखिए इन्होंने कहा कि हमें क्या आ रहा है बजट में, इन्होंने कहा कि कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत, देखिए दो प्रकार से बजट होती है, एक तो रिवेन्यू बजट प्राप्त होता है और एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम बजट को दो भागों में डिवाइड कर ले, एक राजस्व और एक पूंजीगत बजट, और यहाँ से हमने क्या किया, प्राप्त किया है, ठीक है। हम व्यय भी तो करेंगे राजस्व और पूंजीगत में, ठीक है। तो जो राजस्व बजट है हमने पाया है, वो पाया है 51.34%, और जो जबकि पूंजीगत जो है 48.66% है। कितना है, 48.66%, ठीक है। इसी तरह कुल व्यय की बात की गई है, राजस्व व्यय में ये बात किया गया, हमने 51.34% पाया है, तो राजस्व जो व्यय है वो 84.9% राजस्व खाते पर किया जाएगा, और जबकि मात्र 15.91% क्या किया जाएगा, पूंजीगत खाते पे। देखिए राजस्व प्राप्तियां भी ज्यादा है, राजस्व व्यय भी ज्यादा है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां ज्यादा है पूंजीगत व्यय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पूंजीगत व्यय के अकॉर्डिंग पूंजीगत प्राप्तियां जो है प्राप्तियां हैं वो क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं, क्या है ये देखिए, यहाँ पे कुछ बातें आ रही हैं जो बार बार प्रश्न बनता रहता है। कहा जा रहा है कि राजस्व जो घाटा है 2021-22 में कितना अनुमानित है, ये है 5.1, कितना, 5.1। अब देखिए प्रभावी राजस्व जो घाटा है ये है 4.1, जो राजस्व घाटा है 5.1, प्रभावी राजस्व घाटा है 4.1, ठीक है। राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा वो कितना है, राजकोषीय घाटा ये है 6.3, राजकोषीय घाटा 6.3, और प्राथमिक घाटा जो है ये है 3.1। अब पूछा जाएगा कि सबसे कम जो घाटा होता है वो कौन से, किस प्रकार का घाटा होता है, तो सबसे कम जो घाटा होता है वो होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। कितना है, 3.1। सबसे अधिक घाटा कौन सा है, आप खुद देख लीजिए, सबसे अधिक जो घाटा है वो कौन सा है, राजकोषीय घाटा। सबसे कम घाटा कौन सा है, प्राथमिक घाटा, और सबसे अधिक घाटा कौन सा है, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा कितना है इस समय प्राथमिक घाटा जो है ये है 3.1%। अब आगे बढ़ते हैं, इनको भी रुक जाते हैं, अभी आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बातें की जा रही है क्या, कि 2020-21 के संशोधित अनुमान में उन, देखिए ये कोई मतलब नहीं बनता है इतना। अब देखिए हमें प्राप्तियां कितनी हुई है, प्राप्तियां जो हुई है ना, ये हुई हैं 22.17 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई हैं, ठीक है। अब इस प्राप्तियों में से पूछा जा रहा है कि जो प्राप्ति है ये टैक्स से प्राप्त होगा, तो जो टैक्स है इस टैक्स में कहा जा रहा है लगभग 49.98 करोड़ रुपए, कितना, 49.98% जो है प्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है 50.2%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो आप इनडायरेक्ट वाला टैक्स है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो 50.02% प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि जो हमको मिला है कौन सा, जीएसटी, जीएसटी से हमें जो टैक्स प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो जीएसटी से जो हमें टैक्स मिला है वो मिला है 6.3 लाख करोड़ रुपए, कितना। उसके जीएसटी के बाद जो हमें टैक्स मिला है इनडायरेक्ट टैक्स से, सॉरी आयकर से, टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट नहीं टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो आयकर से 5.61 लाख करोड़ रुपए क्या हुआ है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स मिला है। निगम जो निगम कर है वो है 5.47 लाख करोड़ रुपए। ये इनका तीन चीजों का शीर्ष हिस्सेदारी है, पहले पे जीएसटी सबसे ज्यादा कर मिला है, फिर आयकर, फिर निगम कर। पहले पे जीएसटी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कर का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, तो जीएसटी का रहा है। उसके बाद किसका रहा है, जीएसटी के बाद आयकर का रहा है, किसका रहा है, आयकर का रहा है। उसके बाद किसका रहा है, निगम कर का रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या किया गया है, एक करदाताओं के लिए घोषणा भी की गई, दो घोषणाएं की गई है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घोषणा पहला है, कहा गया है, देखिएगा इसको सुनिएगा, 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग, सीनियर बुजुर्ग, जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से क्या किया गया, आईटीआर से मतलब छूट दे दी गई है। यही बात है कि एक दुकान पे आप गए,
कुछ खरीदने, उधार खरीदने गए और दुकानदार ने कहा कि आप एक व्यक्ति है, 75 साल का व्यक्ति है और गया दुकान से खरीदने सामान। तो कितने साल का है? 75 साल का व्यक्ति है। दुकान से जब गया सामान खरीदने, तो दुकानदार ने कहा कि आपको हम जो उधार तब देंगे जब आप अपने माता पिता को बुलाकर हमारे पास लाएंगे, उनके कहने पर हम क्या करेंगे? उधार देंगे। वही गवर्नमेंट हाल कर रही है कि जो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति, अरे भैया 75 साल कम नहीं होता है, 75 साल में लोग निकल जाते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने का बड़ा बढ़िया तरीका है आपका, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, हमें तो पढ़ना है। कितने साल के से ऊपर के व्यक्ति आईटीआर नहीं भरेंगे? तो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति, ठीक है। दूसरा गृह लोन के लिए बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इन करों को क्या किया गया, कर युक्त किस स्लैब में रखा गया है। तो जो देखिएगा, अब कर है जो 2,50,000 तक के हैं उनको कोई कर नहीं देना है। 2,50,000 से 5 लाख तक हैं उनको 5%, 5 लाख 1 से 7.5 लाख तक 10, इस बार क्या किया गया है, उनको 20% की श्रेणी, सॉरी 10% की श्रेणी में रखा गया है। 7.5 लाख एक उससे जो 10 लाख है, ये 15%, वही वाला एक कर स्लैब है। आप जरा एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, 10.5 लाख से 10 लाख एक से 12.5 लाख रुपए तक को 20% देना है। 12.5 लाख एक से 15 लाख वाले को 25% देना है और जो 15 लाख से ऊपर है उनको क्या करना है, 30% देना है कर। यानी जो हमारी कर की स्लैब है, वो कर की स्लैब ऐसे बनाया गया है, जीरो से लेकर इसको 30% पे डिवाइड कर दिया गया है। कितने प्रतिशत में? 30% में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए ये टैक्स है, टैक्स में जैसे सॉरी बजट है, बजट में हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसके फैक्ट को देखते चलना है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 2021-22 में कुल 3,69,898.88 करोड़ रुपए सब्सिडी प्रस्तावित है। कितनी प्रस्तावित है? 3,69,898.88 करोड़ रुपए क्या की गई है, सब्सिडी प्रस्तावित की गई है। ये हटाते हैं। अब बात करते हैं, अब सब्सिडी जो 3 लाख के ऊपर जो प्रस्तावित की गई है, 3 लाख से ऊपर जो है कितना है, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, 3,69,000, लगभग हम 3,70,000 मान लेते हैं सब्सिडी जो प्रस्तावित है। इस सब्सिडी में जो कुल सब्सिडी में खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज के योगदान को अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी में योगदान है वो है खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज। किसका? खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम व ब्याज भुगतान। तो आप देखिए हम कैसे याद करेंगे, हमने खाना खाया, खाना खाते हैं, उस खाने वाली चीज़ों में क्या करते हैं, खाने को उगाते हैं तो उसमें उर्वरक डालते हैं। ये उर्वरक किससे लाते हैं? गाड़ी से लाते हैं। तो गाड़ी में क्या डाला जाता है? पेट्रोल। जब पेट्रोल लाएंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगी तो उस पर को क्या करेंगे, हमें ब्याज भुगतान करना होगा। यानी खाद, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज, ये 4 चीज़ें क्या है, इस पर हमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्रस्तावित है, ठीक है। भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 65% अकेले खाद। सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दिया जाता है? खाद, खाने वाली चीज़ों को सबसे ज़्यादा सब्सिडी कितना? 65.65, यानी 65 याद कर लो, 65, ठीक है। कितना खाते हो? 65, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे खाद है, खाने के लिए सब्सिडी हमें देना है, खाद के लिए। दूसरे नंबर पे हमको किसको सब्सिडी देना है? दूसरे नंबर पे जो सब्सिडी देना है वो हमें सब्सिडी दिए हैं किसके लिए, हम देख लेते हैं। यूरिया के लिए सब्सिडी दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? यूरिया के लिए, ठीक है। पहले खाद, दूसरा यूरिया, तीसरा पोषण आधारित सब्सिडी, ठीक है। अब देखो किसानों के लिए लघु अवधि के ऋण ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी, जो किसानों को ऋण दी जाती है उस पर छूट जो दी जाती है वो सब्सिडी है। एलपीजी सब्सिडी, एलपीजी भी पे भी क्या किया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। तो हमें क्या याद करना है, हमें खाद याद कर लेना, यूरिया और पोषण आधारित सब्सिडी, 3 याद कर लेना। खाद, खाना खाया, खाद, तो उस जो खाद्य है, जो खाने वाली चीज़ है, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा? यूरिया डालकर। यूरिया जब डालेंगे तो पोषण हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले याद कर लेते हैं किस पे सबसे ज़्यादा, खाद पे। किस पे सबसे ज़्यादा? खाद पे। खाद खाने के लिए इसमें क्या डालेंगे, खाद को बढ़ाने के लिए यूरिया डालेंगे तो हमारे पोषण पे क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी खाद, यूरिया और पोषण, खाद, यूरिया और पोषण सबसे ज़्यादा क्या किया गया, सब्सिडी दिया गया। और सब्सिडी जो है 3,70,000 के आसपास है सब्सिडी, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ आपका बजट दिया गया है, जरा बजट पे देखते हैं, एक बार फोकस करते हैं क्या है बजट। कहा जा रहा है कि बजट जो है, जरा देखिएगा, 2 प्रकार से, एक कुल प्राप्तियां हैं, कुल व्यय है। कितना प्राप्त किया गया है?
ये देखिए, अब देखिए ये जो, अब ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो प्राप्तियां हुई हैं, देखिए प्राप्तियां 34,83,236, 34,83,236, सेम सेम क्या किया गया है, प्राप्तियां भी की गई और बजट व्यय की बात की गई है। अब हम जो प्राप्तियां हुआ है, जो प्राप्तियां हैं देखिएगा, ये प्राप्तियां सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त कैसे हुआ, राजस्व से हुआ। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, किससे, राजस्व से। उसके बाद पे हमने किससे प्राप्त किया है, पूंजीगत पे। अब राजस्व में भी किस प्रकार का, पहला जो है कर राजस्व है, और दूसरा जो कर से अलग राजस्व होता है। सबसे ज़्यादा हमने किससे प्राप्त किया है, टैक्स प्राप्त किया है, सबसे ज़्यादा टैक्स, ठीक है। और टैक्स के अलावा जो कर है, टैक्स के अलावा कर है, और टैक्स में सबसे ज़्यादा हमने किससे प्राप्त किया, जीएसटी से प्राप्त किया था। अभी हमने देखा था ना, सॉरी कहाँ चला गया यार, सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा, एक मिनट के लिए, जो सबसे ज़्यादा हमें टैक्स मिला है वो किससे मिला है, जीएसटी से, जो कर में है। जीएसटी के बाद हमने देखा कि जो हमें टैक्स मिल रहा है वो आयकर से मिल रहा है, उसके बाद आयकर के बाद से निगम कर से हमें सबसे ज़्यादा मिला। तो ये जो है कर है, और जो कर के अलावा जो मिला है हमें टैक्स, उस पर अगर हम बात करें तो उधार और अन्य देवता से सबसे ज़्यादा जो है, उधार और अन्य देवताओं से हमें मिला है। जो उधार हम देते हैं उनसे हमें मिला है, अन्य प्राप्तियां हैं, और ऋण वसूली, हमने ऋण जो दिया था उसको वसूला है। हमें खर्च कहाँ पे करना है उसकी बात करें, कुल व्यय हमें कहाँ करना है, सबसे ज़्यादा व्यय जो करना है हमें राजस्व पे करना है। जरा देखिएगा, कंपेयर करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे राजस्व देखिए 51.34%, यहाँ पे 84.09% हमें खर्च करना है, ठीक है। कितना खर्च करना है, 84.09%। पूंजीगत खातों पर कितना व्यय करना है, 15.91%। यहाँ पे कितना पाया हमने, हमने 48.66% पाया, और हमने 15.9, यानी लगभग लगभग 16%, और यहाँ पे लगभग लगभग 47% पाए हैं, 16% ही खर्च करते हैं। अब इस खर्च में जो राजस्व खर्च है, हम किस पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा, सबसे ज़्यादा हमें ब्याज पर भुगतान करने के लिए हम कर रहे हैं, ब्याज भुगतान। उसके बाद पूंजी परिसंपत्तियों के सीजन में, मान लीजिए कि हमें नई चीज़ों को निर्माण करना है, जैसे कि हमें रोड का निर्माण करना है, ब्रिज बनाना है, इन सब चीज़ों पे क्या करना है, हमें खर्च करना है। और अन्य चीज़ें हैं, क्या कर रहे हैं, अन्य चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 64%, कितना कितना 64.88%, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था, आगे बढ़ते हैं। बजट जो है ब्याज भुगतान के लिए, जैसे इसमें कहा गया है कि बजट हेतु ब्याज भुगतान के लिए 8.1 लाख करोड़ रुपए, कितने, 8.1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया, अनुमान किया गया, बजट क्या करने के लिए, हमें ब्याज भुगतान करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने खर्च करने की बात की है, सबसे ज़्यादा जो खर्च करेंगे वो किस पे करेंगे, देखिएगा पहले नंबर पे हमने मनरेगा को रखा है। देखिए मनरेगा पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, मनरेगा पर इस साल हम जो खर्च करेंगे वो करेंगे 73,000 करोड़, 73,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर इसे करेंगे 65,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा पर 34,300, पहले देखिए किस पे, मनरेगा पर सबसे ज़्यादा 73, एकदम याद कर लिया, मनरेगा 73, मनरेगा 73, मनरेगा 73। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 65, राष्ट्रीय शिक्षा 34,300, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर 37,130, 37,130। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पर 6,401। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 27,500। प्रधानमंत्री सड़क योजना पर 15,000, ठीक है। फसल बीमा पर 16,000। जल जीवन मिशन जो है ना, इस पर क्या इतना किया गया, 50,011, ठीक है, पेयजल पे हमने। ऐसे ही देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 11,588। राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन पे हमने क्या किया है, 11,500, और स्वच्छ भारत मिशन पे हमने 9,994 रुपये खर्च किया है। देखिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बजट है, बजट को हमको नॉर्मल ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बातें, ठीक है, इसमें समझना बहुत ज़्यादा क्या समझा जाएगा। अब देखिए बात किया जा रहा है बजट के, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। भारत को स्वस्थ बनाने हेतु बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब पूछा जाएगा बजट में किसका प्रावधान किया गया, पीएम
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। और कहा गया है कि 6 वर्षों के लिए, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे लाते हैं, कितने वर्षों के लिए, अगले 6 वर्षों के लिए 64,180 करोड़ रुपए प्रावधान करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बजट में प्रावधान किए गए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने वर्षों में कितने रुपए का प्रावधान किया गया। तो 6 वर्षों में 64,180 रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। अब देखिए दूसरी चीजें, प्रश्न ये भी डाल देगा कथन और कारण में, कहा जाएगा कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को अगले 6 वर्षों में 64,180 रुपए खर्च करना है। दूसरा पॉइंट डाल देगा कि जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही क्या है, भाग है। तो ये क्या है, भाग नहीं है, हम क्या कहेंगे, ये भाग नहीं है किसका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, ठीक है। तो ये कथन में क्या करेंगे, दोनों डाल सकते हैं, तो इस बात को जरा आप ध्यान से रखिएगा। अब देखिए क्या मिशन पोषण, अब क्या किया गया, मिशन पोषण 2.0 इस बजट में क्या किया गया, इसको शुरू किया गया है। कहा जा रहा है कि देश में स्वास्थ्य और खुशहाली हेतु पोषण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। पोषण को मजबूत करने हेतु बजट में संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके, कितने अभियान को विलय करके, मिशन पोषण का शुभारंभ किया गया। अब ये पूछा जाएगा कि मिशन 2.0 का जो शुभारंभ किया गया किन को विलय करके किया गया है, और ऑप्शन हो जाएगा ए पर रख दिया जाएगा, देखिए ए पे रख दिया जाएगा, ए पहले पे संपूरक पोषण कार्यक्रम, कौन सा, संपूरक पोषण कार्यक्रम। बी पे रख दिया जाएगा पोषण अभियान, और ये बी पे रख दिया जाएगा, और सी पे कर दिया जाएगा ए व बी दोनों सही, और डी पे कह दीजिएगा न तो ए न तो बी। ये पूछा किसके बारे में जा रहा है, मिशन पोषण 2.0, किसके बारे में, मिशन पोषण 2.0। तो हम क्या बताएंगे कि हमारा दोनों सही है, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दोनों को क्या किया गया है, विलय कर दिया गया है। और विलय करने के बाद हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मिशन पोषण 2.0 क्या कर दिया, और किसके लिए, देश में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण की बात की जा रही है, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं, देखिए बजट में जो बात हो रहा है जल जीवन मिशन का, ठीक है। और ये जल जीवन मिशन जो है ना, शहरी क्षेत्रों के लिए बात की जा रही है। जल आपूर्ति के सर्वव्यापी कवरेज हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपए, कितने, 2.87 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए। और किसके लिए, जल जीवन मिशन शहरी के लिए, किसके लिए, जल जीवन मिशन शहरी के लिए। तो पहला प्रश्न आएगा कि बजट में प्रावधान किए गए जल जीवन मिशन शहरी के लिए अगले कितने वर्षों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो अगले कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। इस मिशन के माध्यम से 2.86 करोड़ घरों में, कितने घरों में, लगभग सेम, देखिए सेम डेटा है, 2.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं कितने घरों में जल को कनेक्शन देने के लिए, तो 2.86 करोड़ घरों में नल कलेक्शन के साथ साथ सभी कितने शहर, 4,378, सभी 4,378 शहरों में स्थानीय निकायों को सार्वभौमिक जलापूर्ति तथा 50 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया। जल मिशन शहरी अगले 50 वर्षों में क्या, 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, जल जीवन मिशन शहरी का प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है, इसकी बात की गई है हमारे बजट में। नेक्स्ट बात करते हैं शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब देखिए नेक्स्ट बात कहाँ पे आ गई है, नेक्स्ट बात, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 क्या है जरा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हेतु बजट 2021-26 कितने समय के लिए, 21-26 में, ठीक है, 21-26 5 वर्षों की अवधि के लिए 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ रुपए का व्यय किया गया शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो कार्यावधि कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष, कब से कब तक के लिए, 2020 से 25, 2020 से 26, 2020 से 27, 2020 से 30। तो क्या बताएंगे, 2020 से 26 कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि एक चीज देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना बजट में 13 क्षेत्रों, कितने सेक्टर की बात की जाए, उत्पादन से जुड़े प्रत्येक योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीआईएल की घोषणा की गई है। इस योजना हेतु सरकार अगले 5 वर्षों में, कितने, अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए का क्या कर रही है, खर्च करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है।
तो चलिए ये तो हटाते हैं, ये जुड़ी प्रोत्साहन की बात की जा रही है, 5 वर्षों खर्च करने की बात की जा रही है। मित्र योजना, देखिए हमारे यहाँ टेक्सटाइल उद्योग को और अच्छा बनाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बनाने के विश्व स्तर में एक मित्र योजना शुरू किया है। किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के लिए क्या किया गया है? मित्र योजना शुरू किया गया है। और मित्र योजना जो कहा जा रहा है कि ये पीआईएल स्कीम के अलावा ये इससे अलग है। पीआईएल स्कीम से क्या है? ये अलग है। कौन? मित्र योजना। दे देगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन देगा कि मित्र योजना वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा दे देगा कि यह जो मित्र योजना है यह पीआईएल स्कीम के साथ ही क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये पीआईएल स्कीम से क्या है? अलग है। ये क्या किया गया? इसको कहते हैं, मित्र को क्या कहते हैं? मित्र को कहते हैं मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? अगले 3 वर्षों में, ठीक है, अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क को क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। कितने टेक्सटाइल पार्क को? 7 टेक्सटाइल पार्क को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे। विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु, दीर्घकालिक ऋण हेतु। अब हम क्या करना है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमें पैसे चाहिए, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण चाहिए। इसके लिए क्या किया गया है? डीएफआई की बात की गई है, जिसके एक ऐसे वित्तीय संस्थान की आवश्यकता है जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक, प्रोवाइडर, इनेबल और कैटलिस्ट संस्था के रूप में क्या करे? भूमिका निभाए। कहा जा रहा है कि हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं ब्रिज बनाना है, तो इसके लिए हमें बजट चाहिए और लंबे समय के लिए बजट चाहिए, ठीक है। तो इस बजट के लिए एक हम क्या करेंगे? डीएफआई का प्रावधान करेंगे, जहां से हमें आसानी से क्या होगा? इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें बजट मिल जाए आसानी से, ठीक है। तो डीआईएफ जो है इसका जो किसके लिए बात की गई है? तो ये संरचनात्मक विकास के लिए वित्त पोषण संस्था के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। और ऋण जो देगी ये कब तक के लिए देगी? तो दीर्घकालीन ऋण होगा। जैसे मान लीजिए कि 20 साल, 30 साल, 50 साल, इस तरह के ऋण ये प्रावधान करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे इसी में कहा जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ें इसको देखिए। अब संस्था के रूप में इसी उद्देश्य की पूर्ति जो बजट में विकास वित्त संस्थान, बजट में किसकी प्रावधान किया गया है? इस बजट में विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई की स्थापना हेतु एक विधेयक लाए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए क्या किया जाएगा? एक विधेयक लाया जाएगा। अब देखिए सड़क और संरचना, जैसे अभी बात की जा रही है डीएफआई की, तो मान लीजिए कि सड़क और संरचना की बात की जा रही है, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हेतु 1,18,1,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? विस्तारित परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए संबंधित पूंजी के लिए है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। सड़क के लिए हमने क्या किया है? कुछ पूंजी की बात की गई। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा रेल और संरचना। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्या है? भारतीय रेल द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030। अब देखिए पूछा जाएगा कि भारतीय रेल द्वारा कितने कब तक के लिए राष्ट्रीय रेल योजना चालू की गई है? तो 2030 के लिए। और इसमें कहा क्या गया है कि 2030 तक की, जिसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार करना, रेलवे तंत्र सृजित करना है। 2030 के लिए भविष्य के लिए क्या करना है? हमें रेलवे सृजन करना है। इसके लिए क्या किया गया है? रेलवे राष्ट्रीय रेल योजना 2030 शुरू की गई है। अब देखिए इसमें ये सब बातें की गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया। पहली बात तो माइक्रो इरिगेशन फंड जो है किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नाबार्ड के अंतर्गत। कितने हजार करोड़ रुपए का? तो 5,000 करोड़ रुपए का। अब कहा जा रहा है कि बजट में प्रस्तावित किया गया और 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसे क्या कर दिया जाएगा? दोगुना कर दिया, यानी ये 10,000 करोड़ रुपए का होगा। तो माइक्रो इरिगेशन फंड किसके अंतर्गत चालू किया गया है? नाबार्ड के अंतर्गत। कितने पूंजी से? 5,000 पूंजी से। अब इसमें कितना पूंजी और डाला जाएगा? 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट क्या बात आ रहा है? तो नेक्स्ट बात देखिएगा, सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो प्रश्न ये आएगा कि सीवीड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सीवीड जो पार्क है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहा जा रहा है कि आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। कौन सी होगी?
डिजिटल जनगणना क्या होगी? डिजिटल जनगणना। ठीक है, अब देखिए इस जनगणना के बारे में कहा जा रहा है कि जनगणना होगी ये अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 2021-22 में हम इसके लिए कितने बजट प्रस्तावित किए गए? 3,768 करोड़ रुपए। कितने प्रस्तावित किए गए? 3,768 करोड़ रुपए। अब कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक के माध्यम से भारतीय आकस्मिक निधि को, ठीक है ना, को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किए जा रहा है। कितने? पहले आकस्मिक निधि हमारी कितनी थी? 500 करोड़, सॉरी 500 करोड़। अब कितनी हो जाएगी? 30,000 करोड़। तो अब जो प्रश्न आएगा कि भारतीय आकस्मिक निधि कितने करोड़ की थी? 500 करोड़। अब कितनी करोड़ की हो जाएगी? 300 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, एक आ जाते हैं यहाँ पे फिर पुनः आ जाते हैं वापस। हाँ, ये हमारा प्रश्न ये आता है कि हमें एक खर्च कहाँ पे करना है और हमने बैक कहाँ से पाए हैं, कहाँ खर्च करना है। तो देखिए हमें जो पहली बात है कि हमें सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे करना है, तो हमें अपनी ब्याज अदायगी पे करना है। कितने परसेंट? 20%। दूसरे पे कर और शुल्कों में हमें क्या इतना करना है? 16%। कितने परसेंट? 16%। तीसरे पे हमें केंद्रीय क्षेत्रों में 13%, ब्याज पर 20%, टैक्स जो कर हैं उसमें हमें 16%, केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं पर 13%। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पे, अन्य व्यय 10% और वित्त आयोग व अन्य अंतरण ये भी क्या करना है? 10% करना है। आर्थिक सहायता जो सब्सिडी है 9% है। सब्सिडी कितने है? 9% है। अब यहीं पे केंद्रीय प्रायोजित योजना भी कितनी है? 9% है। यानी सब्सिडी केंद्रीय प्रायोजित योजना कितनी है? 9% है। पेंशन 5%। अब हमने सबसे ज़्यादा कहाँ से पाए हैं, पहले ये बात हम देख लें। सबसे ज़्यादा हमें उधार से मिला है 36%। दूसरे नंबर पे हमें जीएसटी से मिला है। तीसरे नंबर पे हमें किससे मिला है? तीसरे नंबर पे आते हैं, हमें आयकर से मिला है। ये टैक्स की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा हमें उधार से मिला है। दूसरे नंबर पे हमें जीएसटी से मिला है। तीसरे नंबर पे आयकर और चौथे नंबर पे किससे मिला है? निगम कर से मिला है। किससे मिला है? निगम कर से। फिर सॉरी पाँचवें नंबर पे उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% और कर भिन्नता जो राजस्व है यहाँ से हमें कितना मिला है? तो यहाँ से मिला है 6%। तो ये रहा आपके बजट के बारे में, भारत के बजट की है। ठीक है, तो ये हमने आज देख लिया। कल हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी क्लास, करंट को ही आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमें थोड़ा सा पीसेस को भी ध्यान में रखना है। और ये जो करंट है ये पीसेस के लिए नहीं, आने वाले समय में आरओ एसआई, ठीक है, सारे एग्जामों के लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि सुपर टेट होने वाला है, वहाँ पे भी करंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू वेटेज रहती है। यूपीएसआई होने वाला है, बिहार का जो बीपीएससी होने वाला है, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए क्या होगा? ये यूजफुल करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल द अमित सर क्लासेस को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, द अमित सर क्लासेस। और मैं अमित मणि तिवारी आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा कि मैं अब क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। धन्यवाद।